सोचिए जरा, सिर्फ 17 दिन। मई 1998 की वो 17 दिन जब एक के बाद एक हुए परमाणु धमाकों ने दक्षिण एशिया का पूरा स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ कोई टेक्निकल अचीवमेंट नहीं थी, ये एक ऐसा भू राजनीतिक भूकंप था जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। आज हम उसी नाटकीय दौर की कहानी में और गहराई से उतरेंगे। तो सवाल यही है कि आखिर उन 17 दिनों में हुआ क्या था? कैसे सिर्फ 2 हफ्तों से कुछ ज्यादा के समय में इस पूरे इलाके में ताकत का समीकरण पूरी तरह पलट गया और दुनिया के सबसे खतरनाक न्यूक्लियर हॉटस्पॉट्स में से एक बन गया? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम दशकों की उस परमाणु अस्पष्टता के इतिहास को जानेंगे जिसने इस संकट की नींव रखी। फिर हम भारत के ऑपरेशन शक्ति और उसके जवाब में पाकिस्तान के परमाणु परीक्षणों की कहानी देखेंगे। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि दुनिया ने इस पर कैसा रिएक्शन दिया और आखिर में हम उस परमाणु विरोधाभास को समझेंगे जिसने दक्षिण एशिया को एक नए और खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। 1998 के ये परमाणु परीक्षण कोई अचानक लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं थे। इनकी जड़ें तो दशकों पुराने इतिहास, 3 युद्धों की कड़वी यादों और दोनों ही देशों की गहरी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं में छिपी हुई थी। जब आप इस टाइमलाइन को देखेंगे ना तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आएगा। हर एक घटना अगली घटना की वजह बन रही थी। 1965 में जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि अगर भारत ने बम बनाया तो हम घास खा लेंगे पर अपना बम जरूर बनाएंगे, तब से ये रेस शुरू हो गई। फिर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई और बांग्लादेश बना जिसने इस इरादे को और पक्का कर दिया। फिर आया 1974 जब भारत ने स्माइलिंग बुद्धा नाम से अपना पहला परीक्षण किया, हालांकि उसे शांतिपूर्ण बताया गया। इस घटना ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में आग में घी का काम किया और 1987 आते आते पाकिस्तानी वैज्ञानिक AQ खान ने यह दावा भी कर दिया कि पाकिस्तान के पास भी परमाणु क्षमता है। मतलब ये एक ऐसी दौड़ थी जिसमें कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था। और फिर आया मई 1998 का वो महीना। भारत ने तय किया कि अब और अस्पष्टता नहीं, अब दुनिया को साफ साफ बताने का वक्त आ गया है। पूरी दुनिया को चौंकाते हुए भारत ने ऑपरेशन शक्ति को अंजाम दिया। 11 और 13 मई को पोखरण के रेगिस्तान में धरती एक के बाद एक 5 बार कांपी। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, ये एक ऐलान था। भारत ने न सिर्फ एक शक्तिशाली थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस का परीक्षण किया बल्कि अलग अलग साइज और क्षमता वाले छोटे डिवाइस भी टेस्ट किए। मतलब असली संदेश ये था, हमारे पास सिर्फ बम नहीं है, हमारे पास हर तरह की जरूरत के लिए हर तरह का परमाणु हथियार बनाने की पूरी तकनीक और क्षमता है। जैसे ही पाकिस्तान ने अपने परीक्षणों से जवाब दिया, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में ये ऐतिहासिक बयान दिया। और ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये भारत की दशकों की विदेश नीति का निचोड़ था। वाजपेयी सरकार का तर्क बिल्कुल साफ था। चीन और पाकिस्तान जैसे परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच भारत के पास अपनी सुरक्षा के लिए खुद परमाणु शक्ति बनने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उनके लिए ये एक मजबूरी थी, कोई शौक नहीं। भारत की घोषणा के बाद अब सारी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर थीं। प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत तेजी से और निर्णायक रूप से जवाब दिया। सिर्फ 17 दिन। सोचिए, दुनिया की सांसें अटकी हुई थी। उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को कई बार फोन किया, उन्हें टेस्ट न करने के लिए मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, यहां तक कि अरबों डॉलर की सहायता और F-16 लड़ाकू विमानों की पेशकश भी की। लेकिन पाकिस्तान के अंदर दबाव इतना ज्यादा था कि सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि राष्ट्रीय गौरव का सवाल बन गया था। भारत के परीक्षणों का जवाब न देना एक तरह से हार मानने जैसा था। और फिर 28 मई को जवाब आया। बलूचिस्तान की चगाई पहाड़ियों में पाकिस्तान ने भी ठीक भारत की तरह एक साथ 5 धमाके कर दिए। ये एक सीधा संदेश था, जो तुम कर सकते हो वो हम भी कर सकते हैं। 2 दिन बाद उन्होंने एक और परीक्षण किया। पाकिस्तान ने दुनिया को दिखा दिया कि वे न सिर्फ एक परमाणु शक्ति हैं बल्कि उनके पास भी एक एडवांस्ड और सक्षम प्रोग्राम है। हिसाब बराबर हो चुका था। एक तरफ जहां पूरी दुनिया निंदा कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सड़कों पर जश्न का माहौल था। लोगों ने मिठाइयां बांटी और इसे राष्ट्रीय गौरव के एक महान पल के रूप में मनाया। जुल्फिकार अली भुट्टो का दशकों पुराना इस्लामिक बम का सपना आखिरकार सच हो गया था। ये सिर्फ एक सैन्य उपलब्धि नहीं थी, ये एक भावना थी कि अब पाकिस्तान को कोई कमजोर नहीं समझ सकता। भारत और पाकिस्तान ने भले ही अपने अपने देशों में जश्न मनाया हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बेहद नाराज था। अब दोनों देशों को इसकी वैश्विक कीमत चुकानी पड़ी। दुनिया का धैर्य अब जवाब दे चुका था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक होकर प्रस्ताव 1172 पास किया। यह सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं, एक तरह की फटकार थी। इसमें साफ साफ कहा गया कि दोनों देश तुरंत अपने टेस्ट बंद करें, NPT और CTBT जैसी संधियों पर साइन करें और अपने परमाणु हथियार कार्यक्रमों को पूरी तरह से खत्म कर दें। कूटनीतिक दबाव के साथ साथ आर्थिक चोट भी दी गई। अमेरिका की अगुवाई में जापान और कई दूसरे देशों ने भारत और पाकिस्तान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इसका सीधा मतलब था कोई नया कर्ज नहीं, कोई नई विदेशी सहायता नहीं और कई तरह की टेक्नोलॉजी पर रोक। इन प्रतिबंधों ने दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर जबरदस्त दबाव डाला, जिसका असर विकास परियोजनाओं और आम लोगों पर भी पड़ा। लेकिन प्रतिबंधों के बावजूद जो जिन बोतल से बाहर निकलना था वो निकल चुका था। परमाणु हथियार अब दक्षिण एशिया की एक कड़वी हकीकत थे और इसने इस क्षेत्र को एक नए और खतरनाक दौर में धकेल दिया, जिसे परमाणु विरोधाभास या न्यूक्लियर पैराडॉक्स कहा जाता है। चलिए समझते हैं कि ये है क्या।
एक परमाणु शक्ति बनने के बाद भारत ने दुनिया को आश्वस्त करने के लिए अपनी एक नीति की घोषणा की। इसका सबसे अहम सिद्धांत था नो फर्स्ट यूज यानी NFU, यानी पहले इस्तेमाल नहीं। आसान शब्दों में कहें तो भारत ने वादा किया कि वो कभी भी किसी लड़ाई में परमाणु हथियार चलाने वाला पहला देश नहीं बनेगा। उसके परमाणु हथियार सिर्फ जवाबी कार्रवाई के लिए हैं, अगर कोई और उस पर परमाणु हमला करता है। मतलब ये आत्मरक्षा का हथियार है, आक्रमण का नहीं। और यहीं पर इस नीति का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ नो फर्स्ट यूज की नीति ने दुनिया में भारत की छवि एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में बनाई, लेकिन दूसरी तरफ आलोचक एक बड़ा सवाल उठाते हैं, क्या ये नीति पाकिस्तान जैसे पड़ोसी के खिलाफ कारगर है? क्योंकि पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज की कोई कसम नहीं खाता, बल्कि वो तो छोटे छोटे यानी कि युद्ध के मैदान में इस्तेमाल होने वाले परमाणु हथियार बना रहा है। तो क्या भारत की यह नीति उसे एक तरह से कमजोर नहीं बनाती? ये बहस आज भी जारी है। ये स्लाइड दोनों देशों की परमाणु सोच के बुनियादी फर्क को दिखाती है। भारत की नीति है विश्वसनीय न्यूनतम निवारण, मतलब हमारे पास उतने ही हथियार हैं जितने दुश्मन को पूरी तरह तबाह करने के लिए काफी हैं, ताकि वो हम पर हमला करने की सोच भी नहीं। वहीं पाकिस्तान की नीति है असम्मित निवारण। इसे ऐसे समझिए, पाकिस्तान जानता है कि पारंपरिक युद्ध में भारत की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली है, तो उसकी नीति ये है कि अगर भारत ने एक बड़ा पारंपरिक हमला किया तो पाकिस्तान उस लड़ाई को बराबर करने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। ये एक छोटे खिलाड़ी की बड़े खिलाड़ी के खिलाफ एक खतरनाक चाल है। तो पाकिस्तान की वो रेड लाइंस क्या हैं जिन्हें पार करने पर वो परमाणु बटन दबा सकता है? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन कुछ संकेत दिए गए हैं। जैसे अगर भारत पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा कब्जा कर ले, या उसकी सेना को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए, या उसकी अर्थव्यवस्था को ठप कर दे। अब यहाँ सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सभी रेड लाइंस जानबूझकर अस्पष्ट रखी गई हैं। बड़ा नुकसान का क्या मतलब है, ये कौन तय करेगा? और यही अस्पष्टता इस क्षेत्र को इतना ज्यादा अस्थिर बनाती है। और ये हमें सबसे अहम सिद्धांत पर लाता है, स्थिरता अस्थिरता विरोधाभास। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। स्थिरता यह है कि परमाणु हथियारों की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच एक पूर्ण युद्ध का खतरा कम हो गया है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि इसका अंत पूर्ण विनाश होगा। और अस्थिरता यह है कि इसी परमाणु सुरक्षा की आड़ में छोटे मोटे संघर्षों का खतरा बढ़ गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1999 का कारगिल युद्ध। पाकिस्तान को शायद ये लगा कि चूंकि दोनों देश परमाणु शक्ति हैं, इसलिए भारत युद्ध को एक सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ाएगा, और शायद इसी सोच के तहत उसने कारगिल पर हमला कर दिया। इन बड़ी बड़ी रणनीतिक बहसों और सिद्धांतों के बीच हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जो इसकी असली कीमत चुकाते हैं। बलूचिस्तान का चगाई क्षेत्र, जहां पाकिस्तान ने परीक्षण किए, आज भी उसकी एक दुखद विरासत धो रहा है। वहां के स्थानीय लोगों ने सालों तक बच्चों में होने वाली आनुवांशिक बीमारियों, कैंसर और त्वचा रोगों की शिकायतें की हैं। राष्ट्रीय गौरव के उस पल की कीमत आज भी वहां की पीढ़ियां अपनी सेहत से चुका रही हैं। और अंत में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, क्या बम ने दक्षिण एशिया को ज्यादा सुरक्षित बनाया है, या उसे एक ऐसे स्थायी संकट में फंसा दिया है जहां एक छोटी सी गलतफहमी या एक गलत फैसला करोड़ों जिंदगियों को तबाह कर सकता है? मई 1998 के उन 17 दिनों की विरासत यही जटिल और आज भी अनसुलझा सवाल है, जिसके साये में इस क्षेत्र का भविष्य तय होना अभी बाकी है।